दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे और पार्लियामेंट से जुड़े हुए तमाम जो है संकल्पनाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे, विशेष करके मेंस अप्रोच से। दोस्तों उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस की तैयारी एक्सेलेंट उच्च स्तरीय करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब पार्लियामेंट पे हम आ जाएंगे। 66वीं बीपीएससी मेंस में भी पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन यही था, राष्ट्रीय एकीकरण। हम इसको भी दिखा रहे हैं। जो पार्लियामेंट के कार्य जान गया, संरचना जान गया, शक्ति जान गया, वो जान जाएगा, राष्ट्रीयकरण लिख देगा, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन एक ही चीज को बार बार, एक बार दो बार पढ़ने से कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कम चीज पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। बिना बार बार पढ़े कोई उपाय नहीं है। उसको बार बार रिझाना होगा, बार बार देखना होगा। बिना बार बार देखे कोई आदमी अपना नहीं बनता है। बात सुन लीजिए। इसलिए कंटेंट में भी कोई भी वस्तु आपको अगर अपना बनाना है तो उसको बार बार देखना होगा, तभी वो साथ देगा, ऐसे नहीं होगा। तो जब तक पीडीएफ को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम 95 टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं। बीपीएससी में एसडीएम बनने के लिए अगर आप 400 पेज नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? 400 तो बहुत कम होता है ना, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम तो इतना आसान रास्ता करते हैं, कैसे समय बचाते हैं। 100 को करेंट के टॉपिक्स है, हम कितना पढ़ाते हैं? 25 को पढ़ाते हैं, 20 को पढ़ाते हैं। पॉलिटी में 35 टॉपिक्स है, हम आपको 17 टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जो है 40 टॉपिक्स है, हम आपको 15 टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। साइंस टेक में इतना मोटा किताब आपको मार्केट में मिल जाएगा, हम जो है 60 पेज के नोट्स दे रहे हैं। हिस्ट्री में वही स्थिति है। तो सारे सेक्शन में तो हम जो है एकदम शॉर्ट कर दिए हुए हैं। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है किसी मैगजीन को या किसी कोचिंग के ऊपर। आपको क्या चाहिए? वही कंटेंट ना चाहिए जो परीक्षा में आता है। हम तो वही दे रहे हैं। हम दावे के साथ बोलते हैं कि हमारे हर बैच में कंटेंट सीधे सीधे परीक्षा में आता है, सीधे सीधे आया है पीडीएफ से क्वेश्चन, हम जो देख रहे हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि बैच में जो है लास्ट होते होते कम से कम जो है 200 पार कर जाएगा। 200 पार कर जाते हैं। 200 भावी ऑफिसर जो है बैच में जुड़ते हैं। 65 में भी बड़े पैमाने पर जुड़े थे, 66 में 166 लोग जुड़े थे, 67 लोग जुड़े थे। इस बैच में भी मुझे लगता है कि जैसे रफ्तार चल रहा है वह 200 पार करेगा आंकड़ा इस बार। तो जीसीएस आईएएस जो है कटिबद्ध रहता है, आप लोगों के समय को बचाने का प्रयास करता है, आप लोगों के परिश्रम को कम करता है, और वो उधर आप लोगों को उधर एग्जामिनर जिधर सोच रहा है उस तरफ जो है आप लोगों को मोड़ने का प्रयास करता है। तो चलिए, तो हम संसद से रिलेटेड कोई भूमिका आ जाएगा तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा संसद से रिलेटेड भूमिका? तो सबसे पहले संसद जो है देश के सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। संसद क्या है? संसद देश के सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। संघ के विधानमंडल को संसद कहते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगा जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। बस भूमिका में यही लिख लीजिएगा। संसद के जो मेन काम है विधि निर्मात्री, सबसे ऊपरी लिख दिए हैं। संसद देश के सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। पहला लाइन भूमिका में होगा। कोई क्वेश्चन आ जाएगा संसद से, राज्यसभा से आ जाएगा, लोकसभा से आ जाएगा, आप यही लिखिए। संघ के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगा जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा।
हो गया। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, भूमिका लिख लेंगे। अब प्रश्न है, क्या भारतीय संसद संप्रभु है? अब प्रश्न है कि संप्रभुता का आशय क्या है। संसदीय क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, शायद 65 है या 64 में, 63 ऐसे ही आया है। तो क्या भारतीय संसद संप्रभु है? तो भारतीय संसद संप्रभु है कि नहीं, सबसे पहले जानना होगा कि संप्रभुता किसे कहते हैं। तो हम प्रस्तावना में पढ़ाए ही है कि संप्रभुता का अर्थ है एक ऐसी शक्ति या ऐसी शक्ति जो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास असीमित शक्ति होता है। यहां असीमित शक्ति होता है। संप्रभुता अगर मान लीजिए हम आप ही में संप्रभुता निहित कर देंगे तो आप पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र है। समझ रहे हैं संप्रभुता। यहां संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद पर कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। संसद अपनी संसद के पास असीमित शक्ति है, असीमित अधिकार है। संसद पर किसी भी प्रकार का जो है न कार्यपालिका का न न्यायपालिका का जो है प्रतिबंध है या रोक है। लेकिन अगर भारत के संसद देखेंगे तो आपको भारतीय संसद जो है कुछ भी नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध है। तो संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद की असीमित शक्ति और अधिकारिता से, अर्थात संसद पर न कार्यपालिका का न न्यायपालिका का कोई यानी उच्चतम न्यायालय का कोई नियंत्रण है, न सरकार का कोई नियंत्रण है संसद पे। तो संसदीय संप्रभुता की अवधारणा जो है ब्रिटेन, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन की संसद जो है संप्रभु है। लेकिन जब ब्रिटेन से जो संसदीय शासन प्रणाली जो ग्रहण किया गया था संविधान सभा में, संविधान निर्माताओं ने जब ग्रहण किया तो हूबहू ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को हूबहू कॉपी नहीं किया गया है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय संस्कृतियों के अनुसार, भारतीय वातावरण के अनुसार उसको परिमार्जित करके एक अनुपम और नवीन प्रयोग जो है के तहत जो है इसको जो है यहां लागू किया गया है। ब्रिटेन की जो संसदीय संप्रभुता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वहां संसद पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, संसद जो कहेगा वही होगा। लेकिन भारत में जो है अगर ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को सीधे सीधे अपनाता तो यह संस्थानात्मक जो है चुनौती पैदा हो जाता और भारतीय परिस्थिति, भारतीय वातावरण, भारतीय संस्कृति के अनुकूल भी नहीं था। इसलिए संविधान निर्माता एक जो है नवीन और अनुपम जो है दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वो भारतीय वातावरण के अनुकूल जो है संसदीय संप्रभुता जो है की अवधारणा जो है प्रकट किया था। यहाँ जो है संसदीय संप्रभुता जो देखेंगे वह मुख्यतः जो है न्यायिक सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में एक संतुलन के बीच जो है संतुलन जो है कायम किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा तो भारत की संसद जो है संप्रभु नहीं है। इसके पीछे कई कारण है। अब कहिए कौन कौन सा कारण है या भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके पीछे कई कारण है जो संविधान में ही हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता माने संसदीय संप्रभुता माने संसद की असीमित शक्ति है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उसकी अधिकारिता पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। यानी संसद पर न कार्यपालिका का नियंत्रण है न विधायिका न्यायपालिका का नियंत्रण है। लेकिन भारत में देखेंगे तो संसद की स्थिति इस तरह की नहीं है। यहाँ पे जो है कई जो है संसद पर मर्यादा लगाई गई है जो संसद को जो है संसद संप्रभु नहीं है। अब समझ गए संप्रभुता का अर्थ है, मान लीजिए एक परिवार में है, हम आप ही के मान लीजिए बी नाम के कोई व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति है, बी नाम के जो है घर के गार्जियन है।
तो घर के गार्जियन जो होता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जब बेटा जवान हो जाता है और घर के गार्जियन की मैडम भी होगी, पत्नी भी होगी, तो घर के गार्जियन जब कोई काम करेगा तो घर के सभी सदस्यों से राय मशविरा लेकर करता है। इसके अलावा उनकी मैडम होगी, पत्नी होगी, उनसे राय विचार करके होगा। घर के गार्जियन के भी पिता होगा, उससे भी राय मशविरा लेता होगा। इसके अलावा समाज से भी प्रभावित होता है, समाज भी, रिश्तेदार भी प्रभावित करता है। तो कोई भी आदमी जो है कुछ भी नहीं कर सकता है, उस पर नियंत्रण होता ही है। अगर किसी चीज पर नियंत्रण है तो समझिए वह संप्रभु नहीं है। जब संप्रभु होगा तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर भारत की संसद को देखेंगे तो भारत की संसद कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे पहले प्रतिबंध तो लिखित संविधान के माध्यम से है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान लिखित संविधान है और व्यापक संविधान है। अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कानून का निर्माण करेगा, संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। 245 स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 245 संसद के शक्ति पे, असीमित शक्ति पे प्रतिबंध लगाता है कि संसद, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक उपबंधों के अनुसार ही करेगा, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर ही करेगा। और संवैधानिक दायरे में रहकर आप देखते ही होंगे, संसद संघ सूची पर कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है। राष्ट्र सूची पर आपात स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है, तब जो है राष्ट्र सूची पर कानून बनाता है। इसके अलावा कहां कानून बनाने की शक्ति है? तो आप देख रहे हैं, तो सारे विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। संघवाद संबंधी प्रावधान, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, संघ सरकार और एक राज्य सरकार। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आप देख रहे हैं 2 प्रकार की स्थिति है। तो 2 प्रकार की स्थिति में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है समवर्ती सूची द्वारा, 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति, तो वही जो बोले हैं यहां भी है। तो संसद जो है राष्ट्र सूची पर समान परिस्थिति में ही, समान परिस्थिति में कानून नहीं बनाता है, असमान परिस्थिति में ही कानून बनाता है। अनुच्छेद 245 भी स्पष्ट करता है, और संघवाद संबंधी प्रावधान, इसी को हम अलग पॉइंट में लिख दिए हैं, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें लिखा होगा संविधान संशोधन विधेयक, उसको पारित करने के लिए अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव करना है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जो है का बदलाव करना है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन का बदलाव करना है, तो उससे संबंधित अधिनियम को पारित कराने के लिए, कानून बनाने के लिए आधे राज्यों के भी अनुसमर्थन, कम से कम आधे राज्यों के भी अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे जीएसटी का एक्ट, तो जीएसटी कानून कैसे बना? केवल संसद के पास दोनों सदनों से पारित होने के बाद नहीं बना है, आधे राज्यों को कम अनुसमर्थन के बाद ही बन सका है। तो संसद अगर मान लीजिए कोई कानून भी बनाती है, कुछ ऐसे कानून है जब तक राज्य विधानमंडल उसका अनुसमर्थन नहीं करता है, पुष्टि नहीं करता है, तब तक वो कानून ही नहीं होगा। तो सर्वोच्च कैसे हैं आप? तो संविधान संशोधन, संघवादी संबंधी प्रावधान आप देख रहे हैं, अलग अलग लिखिएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा। अब न्यायिक पुनरावलोकन है। अनुच्छेद 13 जो है कहता है कि अनुच्छेद 13 राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को काटता, छाड़ता हो या छोटा करता हो। न्यायिक पुनरावलोकन, अन्यायिक पुनरावलोकन जो है
उच्चतम न्यायालय का जो है यह उच्चतम न्यायालय की शक्ति है और यह आधारित संरचना है। बेसिक स्ट्रक्चर में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन जो है बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। इसको संसद जो है अध्यारोहण नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में केरल राज्य में केरल बाद में जो है आधारित संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और आधारित संरचना में जो भी है जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन है, कुछ मूल अधिकार है, परिसंघवाद है, विधि का शासन है। अब इस समय किसी भी प्रकार का बदलाव संसद नहीं कर सकती है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी भाग है, संविधान के जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं उसको संसद काट छाट नहीं कर सकता है। पहले ही रोक लग गया है, संसद पे रोक लगा है ना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के दौरान अनुच्छेद 13 के द्वारा रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, उसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और लास्ट में राजनीतिक परिसीमाएं भी होता है। अब जैसा कि देखिए कि संसदीय राजनीति है और संसदीय राजनीति में जो है कार्यपालिका को संसद में और संसद के बाहर भी अपन जो है उत्तर देना पड़ता है जनता के समक्ष। चूंकि पहले ही जानते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और साथ ही साथ वह मंत्री जनता के प्रति भी उत्तरदायी होता है। चूंकि मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता तो प्रश्न करेगा ना। तो संसद कोई भी, चूंकि संसद जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो लोकमत के यानी लोक हितों के जो है विपरीत होगा। संसद को देश की जनता के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, लोकमत को भी ध्यान में, लोक शक्ति को भी ध्यान में रखना होगा। अब मान लीजिए आप ही कोई काम करते हैं तो आप समाज को ध्यान में रखते हैं कि नहीं? समाज से भी लोग प्रभावित होता है। अरे कपड़ा पहनता है समाज को दिखाने के लिए, लोग क्या बात करते हैं, हम तो जानते ही हैं। राजनीतिक परिसीमाएं जो है, तो संसद कानून का निर्माण भी करती है तो देश की जनता को ध्यान में रखकर करती है। यानी देश की जनता भी एक प्रकार का संसद के संप्रभुता को जो है नियंत्रित करता है। अब देश की कैसे नियंत्रित करता है? एक तो जनता का प्रतिनिधि जो है संसद में है, प्रश्न करता है। उसके बाद जो है जो सांसद है और जब अपने क्षेत्र में जाता है तो जनता उससे प्रश्न करता है और वही फिर संसद में जाएगा तो उस कानून को रोकेगा। तो राजनीतिक परिसीमाएं हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय संसद ब्रिटेन के समान जो है संप्रभु नहीं है। संविधान निर्माता जो है, समझ रहे हैं, भारतीय संसद की स्थिति जो किया है, स्थिति जो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य जो है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता की मध्य की है और दोनों अतियों से रक्षा करने का प्रयास किया गया है। तो लेकिन आप देखिएगा भारतीय संसद भले ही संप्रभु नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन भारतीय संसद के पास व्यापक शक्ति है, व्यापक महत्व है, समझ रहे हैं। अब कहिए व्यापक महत्व कैसे है? तो आप देखिए, अब इसी आधार पर कहा था संसद जो है कि अनुमोदन और प्रचार करने वाली, अनुमोदन और विचार विमर्श करने वाली जो है संस्था मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, देश प्रजातंत्र का सबसे बड़ा भारत के सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। भारतीय जनता जो है, आप देखेंगे तो देश की जनता का जो है क्या है, वह एक केंद्र बिंदु है और जनता की आत्मा जो है संसद में वास करती है। तो एक प्रचार करने वाली संस्था, प्रचार प्रसार करने वाली संस्था नहीं है। भारतीय संसद को व्यापक शक्तियां है और व्यापक शक्तियां को हम इधर देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन आएगा क्या भारतीय संसद संप्रभु है, तो संसदीय शासन ब्रिटेन से तुलना करना है। जो बोले हैं उसको पीडीएफ में लिखा है, जो बोले हैं उसको ध्यान में रखिएगा।
और उसके बाद इसको खंडन कीजिएगा। यह सही है कि भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान संप्रभु नहीं है, इसके बावजूद भारतीय संसद जो है में भारतीय जनता का आत्मा का वास करता है। भारत का सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। भारतीय संसद को विश्व के अन्य संसदों की तुलना में व्यापक शक्तियां है और इस शक्तियों के द्वारा उसको खंडन कर दीजिएगा। इसको समझ रहे हैं, मतलब इसके विपक्ष में भी थोड़ा सा तर्क दीजिएगा, महत्व दिखा दीजिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जब आलोचना की जाती है ना, तो आलोचना जब करते हैं तो थोड़ा सा उसका प्रशंसा भी कर दीजिए, बैलेंस हो जाता है। आप दैनिक जीवन में आप देखे हैं ना, किसी को जो है नाराज कर दीजिए, आप फिर थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा कुछ ऐसा बात बोलिए, थोड़ा सा संतुलन हो जाएगा। यही हाल आसन में भी ना है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो कहा जाता है कि आप आलोचना तो कीजिए लेकिन थोड़ा सा प्रशंसा भी कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए खाली आलोचना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बास्ट हो जाएगा ना, नाराज हो जाएगा। नाराज तो नहीं करना है ना, नाराज नहीं करना है, थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं सब चीज़ों को। तो भारतीय संसद संप्रभु है, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, आप पॉइंट याद रखिएगा। संसद के कार्य, शक्तियां, महत्व। अब हम लोग संसद का क्या कार्य है, तो सबसे पहले अब भूमिका में ही देखें कि संसद भारत का सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। यानी संसद का सबसे बड़ा काम है विधि निर्माण का काम, कानून बनाना। संसद जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषय, जो समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राष्ट्र सूची में शामिल नहीं है, वो अवशेष है। अनुच्छेद 248 के साथ अवशेष विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को दी गई है, संघ को दी गई है। तो संसद जो है संघ सूची में शामिल विषयों पर, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर आपात स्थितियों में, आपातकाल में या अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को प्रभावी करने के लिए या राज्यसभा के अनुमोदन के बाद वह राष्ट्र सूची पर भी कानून बनाता है, अवशेष विषय पर कानून बनाता है, सर्वोच्च काम है। इसके बाद जो है यहाँ विधि निर्माण, यहाँ देखिए, यहाँ विधि निर्माण। तो संसद का पहला काम है कानून बनाना। जितना प्रकार के कानून देखते हैं वो सब संसद ही बनाता है। देश में कानून कई बनाने का स्रोत है। एक तो संसद कानून बनाता है जो संघ सूची पे है, राज्य विधानमंडल भी राज्य सूची पे कानून बनाता है, समवर्ती सूची पे कानून बनाता है। न्यायपालिका भी जो है का निर्णय भी एक प्रकार कानून है, तो उस पर नहीं जाना है। तो अब हम लोग वित्तीय संबंधी कार्य जो है, तो विधि निर्माण आप देख लिए हैं और वित्तीय कार्य। अब देखिए, संसद का वित्तीय शक्ति भी जो है व्यापक। संसद वित्तीय वित्त पर, भारतीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। आप कहिए वित्त पर कैसे नियंत्रण रखता है? बजट जो है, अनुच्छेद 112, बजट जो है संसद से पारित करना होता है, संसद से पारित कराता है। भारत सरकार या कोई भी संघ की कार्यपालिका 1 रुपया भी अगर खर्च करना है संघ की कार्यपालिका को, भारत सरकार को, तो उसका अनुमोदन संसद से लेना जरूरी है। अनुच्छेद 114 कहता है कि संसदीय निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई भी रकम खर्च किया जा सकता है। और विनियोग विधेयक कौन पारित करता है? संसद। बजट के माध्यम से नियंत्रण रखता है, क्योंकि बजट जो है संसद के दोनों सदनों से पारित करना होता है। इसके अलावा संसद जो है आप देख रहे हैं, और संसद जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से भी कार्यपालक नियंत्रक महालेखायक की रिपोर्ट संसद में रखा जाता है और इसके माध्यम से नियंत्रण रखता है। प्राक्कलन समिति, संसद अपने समितियों के माध्यम से संघ के वित्त पर नियंत्रण रखता है। अब लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब जो है संघ के जो है आय व्ययों का जो है विस्तृत समीक्षा करती है।
कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इन सब प्रस्ताव के माध्यम से भी संसद जो है केंद्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। केंद्रीय वित्त पर संसद द्वारा नियंत्रण रखने के जो उपकरण है वह बताए हैं। तो एक तो बजट पारित कराना पड़ता है, संचित निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है। नियंत्रक लेखा महापरीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से संसद अपने समितियों के माध्यम से, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति, पराक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, कई प्रकार की समितियां हैं। चूंकि आईएएस का क्लास तो नहीं है ना, तो हम पूरा बताते हैं, तो बीपीएससी मेंस का क्लास है, होलिस्टिक तो है नहीं, चूंकि हमको सटीक जो है ले जाना है बैच को। तो वित्तीय कार्य आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है कार्यपालिका शक्ति, आप जानते ही हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक संमति मंत्रिपरिषद में है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद जो है का गठन जो है संसद करता है, कि संसद के सदस्य ही ना मंत्री बनता है। अगर जो संसद के सदस्य नहीं, वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है, 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकता है, उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। तो संसद जो है कार्यपालिका का भी गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन कर रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद तभी तक जो है अपने पद पर रहता है जब उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी संसद में लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तभी तक रहेगा। तो यह कार्यपालिका शक्ति है। संसद जो है अपने बहुमत के माध्यम से वह सरकार पर भी रखता है, क्योंकि वह तय कर दिए हुआ है संसद। सरकार तभी तक अपने अस्तित्व में रहे जब तक उसको लोकसभा में बहुमत होगा। जो ही बहुमत खत्म होगा त्याग पत्र देना होगा। तो बहुमत के माध्यम से वह नियंत्रण रखता है। जैसा कि आप जानते होंगे, इसके माध्यम से प्रश्नोत्तर, स्थगन प्रस्ताव, इसके माध्यम से पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके माध्यम से जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के विभिन्न कार्यों का समीक्षा करती है, अधिनियमों की समीक्षा करती है, नीतियों की समीक्षा करती है। संसद सदस्य जो है क्या करता है, विपक्षी दल के सांसद जो संघ सरकार है उससे प्रश्न करता है संसद में। अगर एक चीज बताइए, घर के गार्जियन है, आप ही से आप कुछ काम करते हैं तो घर के गार्जियन पूछता है कि नहीं? तो जो प्रश्न पूछता है वो भी एक प्रकार का नियंत्रण ही है, आपको कंट्रोल कर रहा है प्रश्न के माध्यम से। तो संसद सदस्य जो है अगर मंत्री महोदय से या सरकार से संसद में प्रश्न करती है तो एक प्रकार का जनता नियंत्रण रख रहा है। संसद सदस्य किसका प्रतिनिधि है? जनता का। संसद सदस्य जो होता है वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से वह सरकार से प्रश्न पूछकर सरकार पर नियंत्रण बनाता है। संसद नियंत्रण बनाता है अपने सदस्यों के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछकर। आप समझ गए होंगे। तो कार्यपालिका शक्ति, एक तो कार्यपालिका शक्ति का गठन भी कर रहा है, क्योंकि मंत्रिपरिषद है ना वास्तविक कार्यपालिका, जिसके प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कोई वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत जिसको होगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और प्रश्न के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा नियंत्रण रखता है। राज्यों से संबंधित शक्तियां, संसद को राज्यों से संबंधित शक्तियां भी प्राप्त है। अब कहिए क्या है राज्यों से संबंधित शक्तियां? तो संसद बिना राज्यों के अनुमति से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उस राज्य का विघटन कर सकता है, उसके नाम में बदलाव कर सकता है। देख रहे हैं ना। तो राज्यों से संबंधित शक्तियां भी जो है संसद के पास है, और राज्यों के नामों निशान मिटा सकता है। और राज्यों में विधान परिषद का भी गठन करता है।
देख रहे हैं ना, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत। इसके बाद निर्वाचन, संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है और उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तो बिल्कुल संसद के सदस्य ही करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो निर्वाचन संबंधी कार्य भी तो करता है संसद, देख रहे हैं ना। इसके बाद संविधान संशोधन की शक्तियां अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में भी संशोधन कर सकता है, संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकता है। तो संविधान संशोधन की भी शक्तियां है। और महाभियोग का अधिकार, अब देखिए संसद के पास राष्ट्रपति पर, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार है, महाभियोग भी चलाता है। तो ये संसद के कार्य है। इसके अलावा जो है एक राष्ट्रीय एकीकरण का भी कार्य करता है, जो इस बार का 66वीं बीपीएससी मेंस में आया था। मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं लिखे होंगे। 99%, 1% लोग जो है इस प्रश्न को लिखे होंगे, जो कि इस प्रश्न को लिखने के लिए पार्लियामेंट ऑफिस की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। वह बिल्कुल स्थिर दिमाग से पढ़े होंगे जो लोग भी इसको लिख सकते हैं। कैसे जुड़ता है, सबसे पहले आपको वर्ड से खेलना होगा, शब्दों से। जो राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्र को बांधता कैसे, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को बांधने में कैसे जो है संसद जो है कैसे बांधता है, यानी सारे देश को जोड़ता है। तो इसी को देखना है। तो जिसके दिमाग में विधि निर्माण आएगा उसके माध्यम से इसी को यहां जोड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है विधि निर्माण द्वारा। अब संसद क्या करता है, कानून बनाता है। और संसद के कानून जो है, भारत सरकार के कानून का प्रभाव पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर होता है। क्षेत्र के साथ साथ भारत के संपूर्ण व्यक्तियों पर होता है। इसके माध्यम से कानून के द्वारा सबको बांध दिया है, एक कर दिया है। अगर संसदीय कानून का, अब आयकर देने वाला तो पूरे भारत के लोग हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, ये तो पूरे भारत में जो है लागू है। कोई भी संसदीय कानून, दहेज प्रतिषेध कानून हो ले लीजिए, मातृत्व लाभ कानून ले लीजिए, या महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा से, या बैंकिंग आरबीआई एक्ट ले लीजिए। कोई भी संसदीय कानून अधिकांश मामलों में पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पे और भारत के सभी व्यक्तियों पर जो है प्रभावी होता है। इसके माध्यम से क्षेत्र और लोगों को आपस में कानून के द्वारा जोड़ दिया है। राष्ट्रीय एकीकरण यानी एक सूत्र में बांध दिया है। यहाँ 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 इतने लोग हैं, अब हम कानून के माध्यम से बांध देंगे। बिल्कुल बांध दिया गया है। वित्तीय नियंत्रण में आप देखिए ही है, आपको पहले से पता है कि संचित भारत सरकार के समस्त आय व्यय जो है संचित निधि में ही संधारित की जाती है, समस्त आय और व्यय, और वही संचित निधि से सरकार जो है निकाल कर खर्च करती है। समझ रहे हैं? तो संचित निधि से कोई राशि तभी तक निकाला जाता है जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है। यानी अनुच्छेद 114 के तहत जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक संचित निधि से कोई भी राशि खर्च नहीं कर सकती है। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तो भारत सरकार खर्च कहाँ करेगा, पैसा आएगा कहाँ से? सारे पैसा संचित निधि में रहता है। तो वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से संसद क्या करता है, संघ के वित्त पर नियंत्रण रखता है, और संघ के वित्त से ही जो है समूचे राष्ट्र के वित्त पर जो है एक माध्यम से नियंत्रण रख रहा है। समूचे राष्ट्र के वित्त का, तो वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी जो है
इसके अलावा जो बजट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के जो वित्तीय संसाधन है उस पर नियंत्रण रखता है। इसके माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए बजट में बहुत सारा खर्च रहता है, कभी इंदिरा आवास के लिए, कभी प्रधानमंत्री आवास के लिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए, अभी जनधन में 500-500 रुपया देश के नागरिक को दिए जाते हैं, या खाद्य सुरक्षा के नियम के तहत, या आयकर एक्ट के तहत, अलग अलग जो है, या मुद्रा एक्ट के तहत। तो आपस में जो है वित्त के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास जो है करता है, जोड़ने का काम करता है। विकास एवं नीतिगत निर्णय, आप जैसा कि जानते होंगे, भारत सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, योजना बनाती है, उस निर्णय योजनाओं पर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी विचार करती है। कभी कभी उस पर, जैसे कि कोयला खान अधिनियम है, या खनिजों का राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ नियम है या कानून है, या देश के जो है कोई विकास, बहुत बड़ा विकास परियोजना है, उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो संसद से मंजूरी लेना पड़ता है उस खर्च करने के लिए। तो संसद जो है, जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, उसके मदद से सड़क है, पुल पुलिया, सड़क, रेल, बुलेट ट्रेन, आप देख रहे हैं, सिंचाई परियोजना, इस सब के माध्यम से खनन कार्य, रिफाइनरी, इस जितने भी विकास परियोजना है वो सब जो है आपस में जो है जोड़ने का काम करता है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है रहता है, और इस सब पर जो है संसद का नियंत्रण रहता है वित्त के माध्यम से। सदस्यों के माध्यम से, देखिए, संसद अपने सदस्यों के माध्यम से भी राष्ट्रीय एकीकरण करता है। अब लोकसभा में जो है 543 सदस्य है, निर्वाचित 2 आंग्ल भारतीय समुदाय है। संसद के सदस्य जो है लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों से जो है मिलकर जो है आया है, अलग अलग क्षेत्रों से जीतकर जो है आया है। तो सारे क्षेत्रों के लोग जो है जीतकर कहाँ बैठ रहे हैं? संसद में। एकता स्थापित हो रहा है सदस्यों के माध्यम से। राज्यसभा में राज्यों के विधानसभा, राज्य की विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा के एक मेंबर जो है कई विधायकों से मिलकर चुने जाते हैं। इसके माध्यम से देश के सभी राज्यसभा जो है राज्य विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व करता है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सारे राज्य विधानमंडल के विधायक जो है मिलकर राज्यसभा का जो है गठन कर रहे हैं। एकता हुआ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। इसके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है, देख रहे हैं, एकता के सूत्र में। उसके बाद सामाजिक एकीकरण के रूप में, अब देखिए, राज्यसभा में या संसद में विभिन्न वर्गों की भागीदारी है। अब जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। समाज में जाति की राजनीति या जाति की राजनीति के कारण समाज में हर तबके के लोग जो है संसद में सदस्य हैं। इसके माध्यम से भी वो सामाजिक एकीकरण का कार्य करता है। आप जाइए ना संसद में, हर जात के लोग आपको मिल जाएंगे, हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे। तो सब लोग आपस में मिलकर एक प्रकार सामाजिक एकीकरण का भी तो काम करता है। कार्यपालिका के माध्यम से अब संसद ही सरकार का गठन कर रही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद कौन निर्माण करता है? संसद के सदस्य ही। और संघ सरकार का नियंत्रण प्रधानमंत्री पूरे भारत के लिए होता है। प्रधानमंत्री अपने आप में, केंद्र सरकार अपने आप में पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता एकीकरण का माध्यम के रूप में कार्य करता है।
केंद्र सरकार के निर्णय जो है पूरे भारत पर जो है प्रभावी होता है। तो संघ सरकार यानी केंद्रीय संघ सरकार के माध्यम से यानी संसद कार्यपालिका के माध्यम से भी वह राष्ट्रीय एकीकरण करता है। वाद विवाद के मंच के रूप में अब देखिए देश में कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाता है, उसकी चर्चा संसद में होती है। भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का काम करता है। कभी केरल में कोई घटना घट जाता है तो उसकी संसद में चर्चा होगी है, कभी बिहार में कोई घटना घट जाता है उसकी चर्चा होती है, कभी जो है असम में कोई घटना घट जाता है उसकी चर्चा संसद में होगी, कभी गुजरात में जो है कोई घटना घट जाता है या राजस्थान में उसकी चर्चा होती है। तो संसद क्या करता है कि वाद विवाद के सार्वजनिक वाद विवाद के माध्यम से भावनात्मक रूप से एकीकरण करने का प्रयास करता है। क्योंकि सबकी टकटकी संसद पर रहता है, संसद में इस मुद्दा पर चर्चा हुआ कि नहीं, ऐसे। तो एकीकरण जो है कैसे करता है, एकीकरण याद रख लीजिएगा किसी माध्यम से जोड़ा जाए। अब जोड़ने के कई माध्यम हम आपको बता दिए हैं, इस आधार पर तो माइंड डेवलप करके दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो लिख ही सकते हैं ना। और राष्ट्रीय संसद स्वयं जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, स्वयं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, भारत का सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। और अब बात उपबंध, जैसा कि जानते होंगे अनुच्छेद 352, 356, 360 इसका अनुमोदन संसद देता है। आपातकाल के दौरान क्या होता है, पूरे राष्ट्र जो है एक सूत्र में बंध जाता है, एक सूत्र में बंध जाता है। तो इसके माध्यम से संसद जो है सारे संसद के जो है ये इसी से हम अब जोड़ रहे हैं, इसके माध्यम से वह समूचे राष्ट्र को एकीकरण करने का काम करता है संसद। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे राज्यसभा क्या है और राज्यसभा के महत्व और उसकी आलोचना, फिर संसद में विपक्ष की भूमिका और संसद की बदलती हुई भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग राज्यसभा क्या है देखिएगा, आप पहले ही से जानते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या भारतीय संसद केवल विधि निर्मात्री संस्था है, तो भारतीय संसद केवल विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, केवल कानून नहीं बनाता है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। तो आप लिखिएगा कि संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, भूमिका लिखकर, लेकिन इसके बावजूद संसद की व्यापक कार्य है और इसके माध्यम से इस चीज को खंडित कीजिएगा, समझ रहे हैं। और लास्ट में निष्कर्ष होगा, हम जो है आप समझ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, क्या संसद केवल विधि निर्मात्री संस्था है, तो आप विधि निर्माण तो केवल एक कार्य है ना, इसके अलावा तो बहुत सारा कार्य है, तो आप बताइएगा ना कि विधि निर्माण एक काम है, इसके अलावा भी संसद के बहुत सारे कार्य हैं जो इस प्रकार है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संसद जो है केवल विधि निर्मात्री संस्था न होकर, केवल विधि निर्मात्री संस्था न होकर अनेकों कार्य करता है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है, सामाजिक एकीकरण के रूप में भी कार्य करता है, सार्वजनिक वाद विवाद के मंच के रूप में काम करता है। आप इसको दिखाइए, ऐसे याद रखिएगा, इसी अप्रोच से आपको देखना है। अब राज्यसभा का क्या महत्व है, अब हमको देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा 79 देखे हैं, 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगा
जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, एक अस्थाई सदन है, उच्च सदन है। अब देखिए, और अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वरिष्ठ सदस्य जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है चुने जाते हैं। समझ रहे हैं? राज्यसभा ऐसे ही लिखकर आगे बढ़िएगा। अब राज्यसभा का क्या महत्व है उसको थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा राज्य विधानमंडलों का, याद रखिएगा, राज्यसभा जो है क्वेश्चन आएगा केवल राज्यसभा राज्य विधानमंडल। हम जो है आपको आगे जो है एक टॉपिक बना है, राज्यसभा केवल राज्य विधानमंडलों के राजनीतिक दलों का एक सभा है। राज्यसभा राज्य विधानमंडलों के केवल विधानमंडलों के राजनीतिक दलों का एक सभा है। अब इसको कैसे लिखना है हम सब बताएंगे। तो राज्यसभा जान गए, यह संसद के उच्च सदन है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव व ज्ञान होता है। और बाकी सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के राज्य विधानमंडल जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और कहा जाता है कि राज्यसभा राज्य विधानमंडलों के विभिन्न दलों का एक सभा है, या राज्य विधानमंडलों का एक विभिन्न राज्य विधानमंडलों का एक सभा है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन आ सकता है इस बार मेंस में। तो राज्यसभा का क्या औचित्य है या महत्व है, पहले यह जानना है, उसकी आलोचना फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यानी संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान स्थिति है। सामान्य विधेयक के मामले में लगभग दोनों की समान स्थिति है, लेकिन लोकसभा के सदस्य संख्या अधिक होती है ना, तो थोड़ा सा वो भारी पड़ जाता है। संयुक्त अधिवेशन जब होता है ना, अब मान लीजिए समान विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य संख्या अधिक होती है, इसलिए लोकसभा जीत जाता है और राज्यसभा हार जाता है। समझ रहे हैं? संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में होती है, बाकी स्थिति में समान विधेयक में भी लगभग बराबर कह सकते हैं। अब ऐसे कहिएगा तो समान विधेयक में भी कम ही सकती है, तो उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। और राज्यसभा देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य जो है मंत्री बनते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बनते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य महत्व है। मान लीजिए आप संसद के सदस्य नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो महत्व है ना। केंद्रीय मंत्री, अब देखिए राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति भी जो है इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जो है संघ के मंत्री उपस्थित रहते हैं, वो जवाब देते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है उसका, वाद विवाद में भाग लेते हैं। इससे राज्यसभा का महत्व पता चलता है। और अगर कोई राष्ट्रीय महत्व के विषय है तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से अगर कोई संकल्प पारित करता है
कि राष्ट्र सूची पर कानून का निर्माण किया जाए तो संसद को उस पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। समझ रहे हैं? तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी वह राज्यसभा संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने के लिए सशक्त करता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत यह राज्यसभा के प्रस्ताव से ही जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। जो IAS IPS IFS होता है वह, अगर मान लीजिए कोई नया सर्विस है उसको अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है, ऑल इंडिया सर्विस, तो राज्यसभा ही संकल्प पारित करेगा। संघात्मक व्यवस्था में जो है राज्यसभा की उपयोगिता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में एक ऐसा सदन होना चाहिए जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करे, तो वह जो है राज्यसभा ही है, उच्च सदन है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्य ही जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोक लुभावन, देखिए लोकप्रिय सदन जो है, जैसा कि लोकसभा जो है वो डायरेक्ट जो है जनता से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाते हैं, और सरकार का निर्माण भी वही करता है जो लोकसभा में जिसको बहुमत होता है, जिस पार्टी को। कई बार राजनीतिक दल जो है लोक लुभावन नीतियों को जो है की ओर झुकाव रखता है और राष्ट्र की संपदा पर जो है थोड़ा सा मितव्ययिता नहीं बरतता है। उस स्थिति में राज्यसभा क्या करता है, लोकप्रिय सदन के जो लोक लुभावन नीतियों है उसको अंकुश लगाने का काम करता है, विलंब के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं? तो राज्यसभा का महत्व यह है, अगर राज्यसभा की कोई भी आलोचना अगर आए, समझ रहे हैं, राज्यसभा के महत्व को कम करके अगर आ रहा है कोई स्टेटमेंट, तो उसको इन तर्कों के द्वारा उसको खंडित कीजिए। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, यही याद रखिएगा। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, बिना बैलेंस के काम नहीं चलेगा। अब आलोचना हम लोग देखेंगे राज्यसभा की। देखिए संविधान निर्माण के समय भी राज्यसभा के को लेकर स्थिति को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। कुछ लोग जो है राज्यसभा के गठन, राज्यसभा की स्थिति को जो है पक्ष में समर्थन करते थे राज्यसभा को लेकर, कुछ लोग विपक्ष में भी थे। समझ रहे हैं? अंततः जो है राज्यसभा का प्रावधान किया गया। तो राज्यसभा की आलोचना जो है दो आधारों पर की जाती है, एक रचना संबंधी आलोचना, दूसरा शक्ति संबंधी आलोचना। रचना संबंधी आलोचना में जो है सबसे पहले गठन में, देखिए राज्यसभा उच्चस्तरीय सदन, उच्च सदन है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में, यहाँ दो प्रकार की सरकार है। तो अमेरिका में भी संघात्मक शासन है और ऑस्ट्रेलिया में भी है और कनाडा में भी है। लेकिन अमेरिका में जो संघात्मक शासन, अमेरिका के जो द्वितीय सदन है सीनेट, वहाँ सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। संघात्मकता का अर्थ है कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार, समानता का सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया में भी वही है। लेकिन भारत में अगर देखिएगा तो यहाँ पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो दिया गया है राज्यों को, वो जनसंख्या के अनुपात में है। अगर जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगा उसका राज्यसभा में सदस्य अधिक होता है, जिसका जनसंख्या कम होता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कम होता है। तो यह संघात्मकता के विरुद्ध है, यानी संघात्मकता समानता के जो सिद्धांत है, राज्यों की समानता का सिद्धांत, उसका पालन नहीं किया गया है। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की प्रतिभूति दी जाती है। लेकिन भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, खास करके राज्यसभा को लेकर, इसमें राज्यसभा की रचना में जो है गठन में राज्यों के साथ समानता का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, यानी संघात्मकता का पालन नहीं किया गया है। दूसरा है कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुन लिए जाते हैं, यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसमें वही लोग चुनते हैं जो लोकप्रिय, जिनको लोकप्रिय से नहीं, लोकसभा के चुनाव में जनता नकार दिया है या जिनको पसंद नहीं किया है, जो लोकसभा चुनाव में चुने जाने से डरते हैं, वही सब जो है इसमें आता है।
और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि हमेशा धन बल का जो है पैसा देकर राज्यसभा का सदस्य जो है लोग बन जाते हैं। राजनीतिक पार्टी को पैसा दिया और राज्यसभा में चला जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में आप देख ही रहे हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो है आप देख रहे हैं कैसे है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि कुछ राज्यों में चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुमत में है, जैसे कि बिहार में जदयू, राजद, यूपी मायावती, अखिलेश, तेलंगाना में केसी राव, आप देख रहे हैं उड़ीसा में नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, आज पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में द्रमुक, अन्ना द्रमुक। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टी क्या करता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, एगो दूगो राज्यसभा जो है, चूंकि विधायक इसका रहता है राज्यों में, और इसका विधायक अब एगो दूगो जो है राज्यसभा में जो है सदस्य इसके पास हो जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, अब उसमें जो है राज्यसभा से विधेयक पारित करने के लिए अब बार्गेनिंग होने लगता है। आप कई बार देखते होंगे बार्गेनिंग होता है। मान लीजिए जो सत्ताधारी दल है उसको राज्यसभा में बहुमत, कुछ समय पहले बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वो विधेयक को पारित करने के लिए वो क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधता था। तो ये क्षेत्रीय दल क्या करता है कि दो चार को राज्यसभा के सदस्य अपना जो है चूंकि हो जाता है इन लोगों को, और इसके माध्यम से वो केंद्र सरकार के साथ वह सौदेबाजी करता है। इससे सौदेबाजी को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक शरणगृह के रूप में कार्य, देखिए राज्यसभा कहा जाता है कि राजनीतिक शरणगृह के रूप में काम करता है। जितने भी थका हुआ है, जनता से नकारा हुआ है, रिजेक्टेड है, जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, साहस नहीं है, या जो सत्ताधारी दल है वो अपने अपने लोगों को जो है भेज देता है, इसमें राज्यसभा सदस्य बना देता है। तो यह राजनीतिक शरणगृह के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिएगा। राजनीतिक शरणगृह के रूप में आप देखिए रहे हैं कैसे जो है काम करता है। अब कभी रिटायर्ड ऑफिसर को, कभी अयोग्य व्यक्ति को राज्यसभा जो है मेंबर बना दिया जाता है। रिटायर्ड नौकर साहब को देखते होंगे, कुछ समय पहले जदयू जो है, जदयू का भी अब जैसे कि मतलब केसी त्यागी भी राज्यसभा के सदस्य है, आरसीपीसी राज्यसभा के सदस्य थे, कुछ समय पहले एनके सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे जदयू के कोटे से ही। तो एनके सिंह तो बहुत प्रतिष्ठित है, ये सब जितने बोले सब प्रतिष्ठित है, रिटायर्ड आईएएस है, ये सब रिटायर्ड आईएएस। और केसी त्यागी भी बहुत बड़े कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन हैं। तो एग्जाम्पल जो है राजनीतिक शरणगृह के रूप में भी काम करता है। मनोनयन की नियुक्ति का दुरुपयोग, अब देखिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, इसमें भी बड़ा दुरुपयोग होता है। कई बार जो है मनोनयन में जो है जो मेरिट है वो राजनीतिक मतलब अपने राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इसका मनोनयन करता है। कभी सचिन तेंदुलकर को भेज देता है, भारत के महानतम खिलाड़ी है क्रिकेट के क्षेत्र में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कई बार जो है इस शक्ति का दुरुपयोग है, कभी पैसा लेकर मनोनीत कर दिया जाता है, दुरुपयोग भी होता है। और शक्ति संबंधी आलोचना जो है राज्यसभा का हम देखेंगे। अब शक्ति संबंधी आलोचना में जो है हम जो है देखने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा के पास देखिएगा तो बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है। अब देखिए राज्यसभा अधिक से अधिक समान विधेयक को 6 महीना और धन विधेयक को 14 दिन जो है विलंब कर सकता है।
इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है नहीं करता है। और राज्यसभा जो है मंत्रिपरिषद को भी प्रभावित नहीं करता है। मंत्रिपरिषद पर भी उसका खास नियंत्रण जो है नहीं रहता है। आप देखिए रहे हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का जो है अधिकार नहीं है। वही है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेना, राष्ट्र सूची पर कानून बनाने के लिए जो है संसद को सशक्त करना, अखिल भारतीय की सेवा। इसके अलावा जो है अगर देखिएगा तो राज्यसभा के पास जो है कुछ विशेष शक्ति नहीं है। इसीलिए जो है इसकी आलोचना की गई, चूंकि विधेयक के मामले में न मंत्रिपरिषद पर आपको नियंत्रण है, न विधेयक पर नियंत्रण है। मेन काम जो है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसके बावजूद जो है राज्यसभा का अपना महत्व है। अब इसको खंडित कर दीजिएगा इसी महत्व से। विशेषज्ञ तो कहता है कि ये सारी शक्तियां तो दूसरे संस्थाओं में भी दिया जा सकता था। इसको बनाए रखने का कोई काम नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसके बावजूद संघात्मक शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन का होना अति आवश्यक है। तो इसको लिख दीजिएगा इसी तरीके से। अब विधेयक की चर्चा कर दीजिएगा, मंत्रिपरिषद की चर्चा कर दीजिएगा। और चूँकि शक्ति नहीं है और इसके बावजूद जो है इसको खंडन में जो है इसको लिखकर आप काम चला सकते हैं। यही लिखना ही पड़ेगा, काम क्या चलाइएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग देखेंगे भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका। तो भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं, याद रखिएगा। देखिए, संसद जो है प्रजातंत्र का पहचान ही है विपक्ष की भूमिका। प्रजातंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो समझिए प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए विपक्ष की पहचान है कि वहां स्वतंत्रता है और प्रजातंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दलों का विशिष्ट महत्व है। सरकार का कार्य होता है शासन चलाना और विपक्षी दलों का कार्य होता है सरकार के कार्यों पर ध्यान रखना, आलोचना करना, सरकार की कमियों को निकालना और इसके माध्यम से सरकार को हमेशा सतर्क करना, जागरूक रखना। विपक्ष जो है वह क्या करता है, सरकार के द्वारा सरकार की आलोचना करके नागरिक अधिकारों को, नागरिक हितों की रक्षा करने का काम करता है। अगर किसी भी देश में अगर विपक्षी पार्टी नहीं होगा तो न वहां नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होगा और न वहां प्रजातंत्र होगा। प्रजातंत्र का आवश्यक अंग है विपक्षी दल। विपक्षी दल जो है संसदीय शासन व्यवस्था में कई भूमिका है, जिससे सरकार की आलोचना करता है और इसके माध्यम से सरकार अपनी कमियों को सुधारती है। सरकार जनता के प्रति जागरूक रहती है, सतर्क रहती है, अनुशासन में रहती है। दूसरा है शासन की नीतियों को प्रभावित करना। अब देखिए, शासन की नीतियों को भी प्रभावित करता है विपक्ष। अब शासन की नीतियों को कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए आलोचना करता है। आप एक ही बात बताइए, हम आप ही का आलोचना करेंगे तो आप तो शुरुआत में आलोचना करेंगे तो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे और घर पे जाएंगे तो सुधारने का तो प्रयास कीजिएगा ना। होता है कि नहीं? मान लीजिए कहीं कोई गलती हो जाता है, कोई गलती का याद दिला देता है तो रूम में आने के बाद जो है थोड़ा सा मायूस होता है, कहता है कि यार नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके मेरे साथ होता है, मैं अपने जीवन में तो किसी से झगड़ा करता ही नहीं हूँ। किसी के साथ झगड़ा नहीं, झगड़ा क्यों करने जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अपना जीवन एक सिंपल तरीके से लाइफ काट रहे हैं बस। तो आलोचना का भी प्रभाव होता है। शासन अपनी नीतियों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित होता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की रक्षा। देखिए, विपक्ष से सरकार की आलोचना करके सरकार अगर जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रहा है, जनतांत्रिक काम नहीं कर रहा है। अब इस कोरोना काल में सरकार की कितना ऑक्सीजन
के लिए आलोचना हुआ है। तो सरकार के कमियों को आलोचना करके, मूल्यांकन करके वह लोकतंत्र की रक्षा, जनता के आवाज के रूप में कार्य करके लोकतंत्र को मजबूत करता है, रक्षा करता है। क्योंकि सरकार अलोकतांत्रिक कार्य जो ही लोकतांत्रिक कार्यों से इतर जाएगी, विपक्ष हंगामा करने लगता है। जैसे पेगासस मुद्दा निजता के अधिकार का हनन है, अनुच्छेद 21 का सीधे उल्लंघन है। क्योंकि आपको सूचना का अधिकार है, अनुच्छेद 19 सूचना का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 कह रहा है। कोई आदमी चोरी छुपे आपका टेलीफोन सुने, ये तो आपके अधिकारों का हनन है ना। अधिकारों का हनन, लोकतंत्र का हनन। तो आवाज उठाया विपक्ष, सब सरकार को बार बार जो है इस पर जवाब देना पड़ा। तो लोकतंत्र की रक्षा करने का भी काम करता है। इसके अलावा वैकल्पिक, देखिए विपक्षी दल हमेशा वैकल्पिक सरकार के निर्माण की ताक में रहता है। जैसे कि बिहार में देखिए तेजस्वी यादव, वो हमेशा इस ताक में है कि किसी तरीके से बीजेपी जदयू का गठबंधन टूट जाए। कांग्रेस ठीक ही इस ताक में देश की विपक्षी पार्टी किसी तरीके से बीजेपी का सरकार गिर जाए या न बने, हमेशा ताक में रहता है विपक्ष। फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी तो बीजेपी भी ताक में रहेगी, कब जो है विपक्षी जो है पराजित, सत्ताधारी पराजित होगा कि हम सरकार बनाएंगे। तो यह स्थिति है। अब हम लोग भारत में विपक्षी दलों का जो है कुछ विशेषताएं जो है, हालिया जो है विपक्षी दलों की हालिया विशेषता देखेंगे। भारत में विरोधी दलों की विशेषता, तो सबसे पहले देखेंगे भारत में लंबे समय तक मान्यता प्राप्त विरोधी दलों की अभाव रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक जो है विपक्षी दल की स्थिति बहुत कमजोर थी। लगभग अधिकांश समय में, हालिया उदाहरण दे दीजिए आप, 2014 से लेकर अब तक अभी तक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। समझ रहे हैं? तो लंबे समय तक भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में विपक्षी दलों का, मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों का अभाव रहा है। लिख सकते हैं, डाटा दे दिया गया है, उसको लिखिएगा। सब चीज जो है इतना भी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए भारत में जो है विरोधी दल जो है अनुत्तरदायी है। देखिए वह लोकतंत्र के रक्षा के नाम पे जो है वो आपसी जो है मेल जोल और गठबंधन करके जो है, समझ रहे हैं, वह बहुमत को या जनादेश को अपमान करता है। जैसे कि शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आज चुनाव के बाद दोनों अलग अलग मिलकर अलग अलग विरोधी पार्टी सरकार बना लिया। अब देखिए जदयू को ही ले लीजिए, जदयू और राजद मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद दोनों अलग अलग हो गया। तो अनुत्तरदायी दल है। आप देख रहे हैं मायावती अखिलेश महागठबंधन बनाया ना, चुनाव के बाद जो है पराजित हुआ, फिर इधर हो गया इधर हो गया। अनुत्तरदायी दल। दूसरी बात कि भारत के विपक्षी दल में बुनियादी एकता का अभाव है। अब संसद में क्या है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसमें आपसी एकता नहीं है। जदयू का अलग स्टैंड है, कांग्रेस का जो है अलग स्टैंड है, सपा का अलग स्टैंड है, राकपा का अलग स्टैंड है, ममता बनर्जी का अलग। कहाँ यूनिटी है विपक्षी दलों में? कोई सरकार से सहयोग करता है किसी मुद्दे पे, कोई सरकार से बहिष्कार करता है। तो बुनियादी एकता में जो है भारत के विपक्षी दलों के सोच में बुनियादी एकता का अभाव है। भारत में विपक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है। अब देखिएगा बिल्कुल मुखर, जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। वह मुख्यतः सरकार की आलोचना करने में ही लगा रहता है। समझ रहे हैं? अगला पॉइंट अवसरवादी विपक्ष। देखिए भारत के विपक्षी दल जो है अवसरवादी है। वो हमेशा सरकार पर छींटाकशी करने के लिए ही जो है लगा रहता है।
सरकार की कमियों को ही खोजता है। सरकार कुछ सकारात्मक सुझाव होना चाहिए। कई बार आप पेपर में सुनते होंगे कि भारत की विपक्ष जो है वो सरकार के हमेशा कमियां दिखाता है। तो सब चीज़ को संतुलन होता है, थोड़ा सा अच्छाई प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो हमेशा छींटाकशी करता है और सरकार के जो सरकार में शामिल लोग हैं उसके चरित्र हनन का भी प्रयास करता है। अब भारत की विपक्षी असंवैधानिक तरीके पर विश्वास करता है। कभी संसद में क्या होता है, संसद के जो सदन के अध्यक्ष जो होता है, सदन के चेयर तक जो है पहुंचकर जो है अध्यक्ष तक पहुंचकर किताब फाड़ता है, रैली लगाता है, हंगामा करता है, मारपीट करता है, कागज लहराता है, घेराव करता है, धरना देता है, आवाज उठाता है। तो यह जो है असंवैधानिक तरीके में विश्वास करता है। भारतीय जो है जो होता है वही हम बोले हैं। नकारात्मक देखिए, भारत के जो विपक्षी दल है उसका दृष्टिकोण हमेशा जो है नकारात्मकता ही रहा है, खाली आलोचना ही रहा है। लेकिन विपक्ष का काम है कि सरकार को अच्छे काम के लिए सराहना करना, प्रशंसा करना, अच्छे कामों के लिए और सुझाव देना, समझ रहे हैं। लेकिन भारत की विपक्ष हमेशा आलोचना ही करता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संसद जो है, अब आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संसद की बदलती हुई भूमिका या भारतीय संसद की शक्ति में ह्रास कैसे हो रहा है हम देखेंगे। तो पिछले कुछ वर्षों से भारत की संसद की जो भूमिका में बदलाव हो रहा है, दो प्रकार के बदलाव है, एक सकारात्मक बदलाव, एक नकारात्मक पक्ष है। तो सकारात्मक पक्ष में देखिएगा, हाल के वर्षों में भारतीय संसद में जो है पहले से कहीं अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुआ है, महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुआ है, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला है। पहले की अपेक्षा अधिक युवा सदस्य जो है चुने जा रहे हैं, यह सकारात्मक बदलाव है। दूसरा हुआ क्या है कि संसद में कामकाज के घंटे कम हुई है। संसद केवल विधि निर्माण कानून को अंतिम रूप से स्वीकृति देने वाले, प्रश्न पूछने वाले, वाद विवाद करने वाले के रूप में ही काम कर रहा है। पहले जो है विधेयक पर लंबा समय चर्चा होता था, किसी मुद्दा पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है विचार विमर्श करती थी, कामकाज जो है लंबे समय तक चलता था, प्रश्न पूछने की अवधि अधिक होती थी, सदन का अवधि सत्र भी जो है लंबे समय तक चलता था। सब में जो है गिरावट आ गया है संसद की शक्ति में। और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री की भूमिका जो है काफ़ी बढ़ गई है। देखिए, नियमता जो है प्रधानमंत्री की भूमिका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह अध्यक्षता हो गया है। इसको कहा भी गया है कि भारत में जो है प्रधानमंत्री जो है एक स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ प्रधानमंत्री सरकार जो है कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री का सरकार जो है कहा जाने लगा है। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट जो है, आप जानते ही हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था। तो हाल के वर्षों देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, और लोकसभा के सदस्य आपस में अपने में से एक सदस्य को प्रधानमंत्री के लिए चुनता है। जिस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वह राजनीतिक पार्टी के जो सांसद होंगे लोकसभा में, वही सांसद जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। इस देश में
मतदाता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता है, मतदाता तो संसद सदस्य का चुनाव करता है। अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है, राष्ट्रपतीय प्रणाली है, वहां अमेरिका की जनता राष्ट्रपति का चुनाव करता है। भारत की जनता प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता है। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है भारत में ना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसका चुनाव भारत की जनता कहाँ करता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है भारत में कौन करता है। भारत में चुनाव तो लोकसभा का सदस्य करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में नियम कहता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वह संसद में, लोकसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वह राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर एक प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा और उसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसी को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अध्यक्षात्मकता की ओर बढ़ रही है। अब भारत में भी क्या हुआ है, चुनाव में होता है तो अब जनता जो है प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने लगते हैं, नेहरू के समय से ही, और उसी के बीच इर्द गिर्द जो है चुनाव केंद्रित हो जाता है। या तो राहुल गांधी विपक्ष के इर्द गिर्द, विपक्ष के नेता के इर्द गिर्द, नहीं तो प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा उससे इर्द गिर्द जो है चुनाव होने लगता है। आप देख रहे हैं ना, तो कैसे अध्यक्षता की प्रधानमंत्री शासन की ओर जो है देश जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी ले लीजिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देश की जनता डायरेक्ट नहीं चुना है, इनडायरेक्ट चुना है। डायरेक्ट तो जनता संसद सदस्य को चुनाव करता है ना, और सदस्य जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं आपस में, बीजेपी के संसद सदस्य। लेकिन अब चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहा है, यह अध्यक्षता की ओर जा रहा है और सारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। अब तो संसद से ज़्यादा शक्ति प्रधानमंत्री में है, मंत्रिमंडल से ज़्यादा शक्ति। अब देखिए कैसे जो है प्रधानमंत्री की भूमिका विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री के पास व्यापक शक्ति है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, कैबिनेट सचिवालय है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विश्वासपात्र सलाहकार है अजीत डोभाल, आप देख रहे हैं, आर्थिक मामलों में सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये सब संसद के सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बाहर के व्यक्ति को रखे हुए हैं। राष्ट्रपति में जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जो राष्ट्रपतीय प्रणाली में जो होता है उस तरीके से जो है बाहर के व्यक्ति को जो है सलाहकार के रूप में रखना, संसद के सदस्य के रूप में नहीं। सारे निर्णय बाहर के व्यक्ति लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय हो, कैबिनेट सचिवालय हो, कैबिनेट सचिवालय, अब देख नीति आयोग है, प्रधानमंत्री की विश्वास सलाहकार है, उसकी व्यापक शक्तियाँ है। ये सब जो है संसदीय शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं है। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षात्मक भूमिका है, अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपतीय प्रणाली है। राष्ट्रपतीय प्रणाली में क्या होता है, जो मंत्री होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की इच्छा है कि जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना है वो मंत्री बना देता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में मंत्री के अजीत डोभाल के सामने में कौन मंत्री का चलेगा, नीति आयोग है। तो भारत में जो है ज़्यादातर निर्णय जो है अब प्रधानमंत्री कार्यालय हो, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री विश्वास सलाहकार हो, कैबिनेट सचिवालय हो, ये सब लेने लगे हैं। इसी आधार पर कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री अब अध्यक्षता की भूमिका में आ गए हैं। नौकरशाही व्यवस्था हाल के वर्षों में जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में नौकरशाहों पर अधिक निर्भरता बढ़ गई है। देखिए जो मंत्री महोदय होते हैं उनको
प्रशासनिक मामलों में थोड़ा सा अनुभव की कमी होती है। और जो नौकरशाह है, जो सिविल सेवक लोक सेवक है, आप लोग जाएंगे तो राज्य विधानमंडल में राज्य में हो रहेंगे। यहाँ IAS IPS या संघ UPSC के तरह जो नियुक्त होती है वह उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसकी निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है। सारे निर्णय नौकरशाही द्वारा ही लिए जा रहे हैं। मंत्री के जो कैब सचिव होते हैं इन्हीं सब के द्वारा जो है काम किए जाते हैं। इससे इसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है और हाल के वर्षों में टकराहट की स्थिति भी पैदा हुई है, कभी संसद न्यायपालिका के बीच, कभी केंद्र और राज्यों के बीच। आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग मुद्दों पर टकराव हो रहा है और संसद के कामकाज में भी गिरावट हुआ है, सब देख लीजिएगा। और इसी के अब बता ही दिए हैं संसद के कामकाज में कैसे गिरावट होती है। पहले काम के अधिक घंटे थे, अब काम के कम घंटे हैं। पहले अधिक विधेयक पारित किए जाते थे, अब कम विधेयक पारित किए जाते हैं। पहले विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए लंबा समय जो है दिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे विधेयक को बिना विचार विमर्श के ही पारित कर दिए जाते हैं। पहले शून्यकाल प्रश्नकाल लंबा होता था, उसमें भी कटौती कर दी गई है। तो इसी तरीके से कामकाज में हम डाटा दे दिए हुए हैं, डाटा याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा आपको। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को अंत करते हैं। एक और बड़ा टॉपिक बच गया है, केंद्र और राज्य संबंध, जो हम जल्द ही देखेंगे।